जय हिंद बच्चों, और मैं हूं आपका तिवारी सर। इस वीडियो के दौरान हम उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एनडीए के एग्जाम में आने वाले हैं। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपके अंदर एनडीए के जीएस के पेपर के लिए किसी भी तरीके का जो डर है वो सब खत्म हो जाएगा बच्चों। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, बट आई नो दैट फॉर योर सक्सेस, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को देखने के लिए दीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एनडीए एग्जाम के अंदर देखे गए हैं। ठीक है गाइस, एनडीए एग्जाम में जो जीएस का सेगमेंट है उसमें 50 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, और मेनली उन 50 क्वेश्चंस में जो चीज़ कवर की जाती है उसमें आपके पास हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी को कवर किया जाता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3 सेगमेंट हमें मिलते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। यदि बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो हमें मॉडर्न इंडिया को थोड़ा सा थॉरोली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के अंदर आपके पास जो नेशनल मूवमेंट है उसका कहीं ना कहीं संबंध हमारी इंडियन पॉलिटी के साथ भी होता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाला जो फीचर होता है बच्चों, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इक्विटी है, ठीक है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, तो इन तमाम तरीके की जो डिमांड्स को किया गया था वो नेशनल मूवमेंट के दौरान किया गया था। और मॉडर्न इंडिया में हमको नेशनल मूवमेंट को बहुत थॉरोली डिस्कस करना पड़ता है और देखना पड़ता है। बात आती है एंशिएंट इंडिया की और मिडिवल इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया में हमको आर्किटेक्चर और कल्चर वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब है कि जैसे एग्जाम में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि जो राजराजेश्वर टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया, एनडीए के अंदर बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो राजराजेश्वर टेम्पल का निर्माण वो हमारे आर्किटेक्चर वाले सेगमेंट में आएगा एंशिएंट हिस्ट्री से, क्योंकि उसका निर्माण राजराजा फर्स्ट ने किया था, वो एक चोल शासक है, और जो चोल है वो आपके कहां पर को आएंगे, एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, स्पेसिफाइड दक्षिण भारत का जो एंशिएंट इंडिया है वहां के आर्किटेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि अजंता एलोरा केव्स जो है उसका निर्माण किसने करवाया, एनडीए में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर है राष्ट्रकूट रूलर ने। वो भी आपको कहां से मिलेगा, एंशिएंट इंडिया से। तो एंशिएंट इंडिया में आप आर्ट एंड कल्चर को क्या करें, ज्यादातर फोकस करें, खासतौर पर किस राजा के समय किस मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है, कौन सी पुस्तक जो है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तोलाकाप्पियम जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, उसको 5th वेदा भी बोला जाता है। ठीक है, उसको लिखा तोलाकाप्पियार ने लिखा। कहां मिलेगा ये सेगमेंट, आपको एंशिएंट इंडिया में मिलेगा। ठीक है, और किस सेगमेंट में मिलेगा, यदि आप कल्चर वाला सेगमेंट देखेंगे तो वहां पर को आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में आपको आर्किटेक्चर और कल्चर को फोकस करना पड़ता है। ऐसे यदि मैं मॉडर्न मिडिवल इंडिया की बात करूं तो मिडिवल इंडिया में आपको एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, ठीक है, एंड कल्चर को फोकस करना पड़ता है। यहां एक सेगमेंट और बढ़ जाता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वह शासक कौन सा है जिसने अपनी फौज में चेहरा सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, तो चेहरा और दाग सिस्टम किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न कहां से मिलेगा, मिडिवल पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ जो बादशाही मस्जिद है उसका फॉर्मेशन किसने किया, औरंगजेब ने उसका फॉर्मेशन किया। ठीक है, 2 तरीके की बादशाही मस्जिद है, लेकिन उसके बारे में सारी डिटेल आपको कहां पर को मिलेगी, मिडिवल पोर्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। तो इंडियन हिस्ट्री का जो मिडिवल इंडिया वाला पोर्शन है उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और कल्चर को फोकस करना पड़ता है। ठीक, ऐसे ही यदि मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो मॉडर्न इंडिया में मैंने पहले भी आपको बोला हमको नेशनल मूवमेंट थॉरोली स्टडी करना पड़ता है। नेशनल मूवमेंट का मतलब है, यदि मैं बात करूं शुरुआत की, अगर हम बहुत डीप में जाते हैं तो हमको 1857, ठीक है, 1857 के ऑनवर्ड्स, इसके आगे हमको जितना भी नेशनल मूवमेंट के अंदर काम किया गया है, ठीक है, वो लगभग हर एक चीज को क्या पढ़ना पड़ता है, फैक्चुअली पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब करी गई, 1875 के आसपास आर्य समाज की स्थापना करी गई। डेट देखिए 1857 के बाद की मिलेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऐसे ही एनडीए के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब किया गया, 1884 में फॉर्मेशन किया गया। अगेन 1857 के बाद का इतिहास। ठीक है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया में 1857 के बाद का इतिहास, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अराउंड 1857, उसके 10 साल पहले, और उसके बाद तो रेगुलर आप देखते जाए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका आप कलेक्शन बना के रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ आपको फायदा ये होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं इसका थॉरो डिटेल आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं बच्चों इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या चैप्टर होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट
एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये 4 अगर सेगमेंट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे इंडियन पॉलिटी के, उसमें से 8 क्वेश्चन आपको इन 4 सेगमेंट्स में से मिल जाते हैं, बट यू हैव टू रीड वेरी थॉरोली। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने का जो राइट है इंडियन फंडामेंटल राइट की लिस्ट में, वो किस आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, वो आर्टिकल किसके अंदर दिया गया, 17 के अंदर। और ये प्रश्न आपको कहां मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में। ऐसे ही एनडीए के अंदर बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो डीपीएसपी से एसोसिएट है, कि पंचायती राज सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट की बात किस आर्टिकल के अंदर करी गई थी। आर्टिकल 40 के अंदर आपको मिलता है, वो किसके अंदर मिलेगा आपको, डीपीएसपी के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्लियामेंट हमारी होती है, ठीक है, वो उसमें क्वेश्चन आवर का जो टाइम होता है वो किस टाइम पे को होता है। क्वेश्चन आवर हमारे पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया है उसमें कब शुरू होता है, तो सामान्यतः क्वेश्चन आवर जो शुरू होता है किसी भी सेशन के शुरू होने के 1 घंटे पहले का जो आवर है वो क्वेश्चन आवर है। और वो यदि मैं लोकसभा की बात करूं तो वो 11 से 12 बजे का समय है। ठीक है, और वो आपको कहां मिल जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर, बट यू हैव टू रीड थॉरोली। ऐसे ही मैंने बात करी एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके पास राष्ट्रपति भी आएंगे और साइमल्टेनियसली आपके पास बहुत सारे और अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आएंगे जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको मिल सकता है किससे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, एनडीए के अंदर का क्वेश्चन है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हें जो सिंबल प्रदान करता है वो सिंबल कौन देता है, आंसर है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो आप अगर ये 4 टॉपिक भी बहुत थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको एनडीए के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की यहां से क्या रहती है, संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में 2 आपके पास ज्योग्राफी के सेगमेंट होते हैं, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक है इंडियन ज्योग्राफी। यदि ज्योग्राफी चैप्टर को, यदि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट देखेंगे तो बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, लेकिन हम एनडीए के पर्सपेक्टिव में इस चीज को ध्यान में रख के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूंगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके पास जो फिजिकल ज्योग्राफी है या फिजियोलॉजी जिसकी हम बात करेंगे, जैसे खास तौर पे आप देखेंगे माउंटेन रेंजेस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे वॉल्केनोस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे लेक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है स्ट्रीम्स एंड करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम पे वो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट, निम्नलिखित में से कौन सी जो करंट है वो ठंडी करंट है। ठीक है, ऐसे ही आपसे किसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लाइमेट के कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन द लानोस टाइप ऑफ ग्रासलैंड आर प्रेजेंट। ठीक है, वेनेजुएला। ये आपको कहां से मिलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में से मिलेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, एक तो आपको क्लाइमेट जोन देखने हैं, ठीक है, या क्लाइमेटिक रीजन देखना है। दूसरा आपको स्ट्रीम, करेंट्स एंड विंड देखना है। तीसरा आपको माउंटेन, वॉल्केनोज और लेक का एक क्या देखना है, चार्ट बना के आपको अपने पास रखना है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। यकीन मानिएगा कि ये जो 4-5-6 टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, यदि ज्योग्राफी के 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी चीज के आपको मिल जाएंगे और ये रैंडमली मिलेंगे। ठीक है, नाउ इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किशनगंगा जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बगलिहार डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, आंसर है झेलम के ऊपर। तो रिवर सिस्टम, यदि आप ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे तो इसको थॉरोली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है, केवल यहां पर को आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर देनी है। आपको यह देखना है कि उस रिवर सिस्टम में कितनी मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर कितने डैम्स बने हैं, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। आप इस पैटर्न पे पढ़ेंगे तो आपको जरूर आपके एग्जाम में क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में से वो आता है बायोडायवर्सिटी। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पन्ना नेशनल पार्क कहां पर को स्थित है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भीतरनिका जो नेशनल पार्क है या सैंक्चुरी है वो कहां स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट है, आसन रामसर साइट वो कहां पर को स्थित है। ठीक है, तो ये बायोडायवर्सिटी के जो क्वेश्चन है कि जहां पर कोई नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, वाटर शेड्स, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से भी आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वैसे कई लोग कई बार इसको इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी जरूर देखें। ठीक है, कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का इन द सेंस क्या मतलब है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में क्या है, योगदान है। ठीक है, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि खरीफ की फसल किस महीने में लगाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है,
तो ये जो 4 टॉपिक मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपसे डिस्कस करे, यकीन मानिए अगर इंडियन ज्योग्राफी के 6 आपके पास क्वेश्चन है तो 3 या कम से कम 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि मैं एक ओवरऑल एवरेज बात करूं तो अभी मैंने आपके लिए सामने कितने टॉपिक डिस्कस किए, मैक्सिमम मैंने टॉपिक डिस्कस किए होंगे 12 टॉपिक्स, और आउट ऑफ 50 में से इन 12 टॉपिक्स में से अगर मैं बात करूंगा तो करीब करीब नहीं भी तो 30 के अराउंड क्वेश्चंस बन जाएंगे। 30 का मतलब है हो सकता है 25 क्वेश्चन बने, हो सकता है 30 या 32 क्वेश्चंस बन जाए, बट इतना निश्चित है कि यदि आप इन टॉपिक को बहुत थॉरोली पढ़ेंगे तो आप 30 क्वेश्चंस तक टच कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में चलने वाले जितनी भी दुविधा थी खासतौर पे जीएस को लेकर वो सब खत्म हो गई होगी। इफ अभी भी आपको कोई दुविधा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करूंगा, और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि उसके बाद आपको किसी भी तरीके का अपने उस प्रश्न को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। जय हिंद।